नमस्कार बच्चों। जिला प्रशासन एवं जिला शिक्षा विभाग धमतरी के इस YouTube चैनल में मैं भूमिका देवांगन आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ दिनों से हम परीक्षा में पूछे जाने वाले उन प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं जो 3 अंक पर आने की संभावना रखते हैं। तो उसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं इकाई 1 की ओर। इकाई 1 है हमारा बीजगणित। इकाई 1 है हमारा बीजगणित जो कि इन पार्ट से मिलकर बना हुआ है। बहुपद, 2 चर का रैखिक समीकरण, 1 चर का द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी और अनुपात और समानुपात। टोटल ये 5 अध्याय है। इस 5 अध्याय में से हमारे पास आने वाले प्रश्नों की संख्या है 1, जिस पर निर्धारित अंक है 3। तो हम बारी बारी से देखेंगे कि हर एक पाठ में वो कौन से संभावित प्रश्न हैं जो 3 अंक पर अपना स्थान रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुपद पाठ से। बहुपद पाठ में मैंने एक प्रश्न लिख के रखा हुआ है कि एक बहुपद है x² - 5x + 3 को x ऋण 3 से भाग करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा ये प्रश्न 3 नंबर में पूछेगा तो यहाँ पर की जो भाग देने वाले जो क्रम है वो बहुत ही सरल होगा, एक घात वाला होगा। ठीक है बच्चों, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये जो भाग देने का है और शेषफल याद करके बताना है, तो ये भाग कैसे करते हैं ये हमारे लिए एकदम अलग से और नया प्रश्न है। तो चलिए हम इसको भाग करते हैं। भाग वही करना है जैसे कि हम छोटी कक्षा में जानते थे 21 को हमको किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है। तो हम कैसे भाग देते थे, हम 21 आने तक 2 का पहाड़ा पढ़ते थे, है ना, यही तो करते थे। तो हम 2 का पहाड़ा पढ़े, हमको पता चला 21 नहीं आता, तो हम क्या करते, 10 बार में 20 से भाग दे दिए, 2 दहम 20, तो ये कट गया, बच गया 1। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, हमने 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ा जिससे 20 आया और 21 से 20 को घटाने पर हमारा शेषफल क्या बचा, 1। तो ये हमारा क्या कहलाया, शेषफल। जो अंक बच जाता है वो शेषफल कहलाता है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे यहाँ पर छोटी संख्या मिलनी चाहिए, उसके आगे ये भाग नहीं होगा। बहुपद भी बिल्कुल ऐसा ही है। बहुपद में बस एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, अंक के साथ साथ चर आ गया है और कुछ चिन्ह आ गए हैं। इसको भी भाग देने का तरीका सरल है। यहाँ पर भी गुणा करके हमको चेक करना है कि वो अंक जो दिया है वो बहुपद का पद हमारे उस भाग में गुणा में आता है कि नहीं। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये लिख लिए x - 3 जिससे हमको भाग देना है और ये भाग का निशान बन गया। जो बहुपद को भाग देना है उसको यहाँ पर लिख दिए x² - 5x + 3। इस प्रकार से हमने लिख दिया। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 21 है। अब हमको भाग देना है। तो भाग देने के लिए आपको क्या चीज ध्यान रखना है, याद रखिए बच्चों, जब भी आपको भाग देना है तो आप इस प्रकार से एक खाना बना लेंगे। ये रफ कार्य नहीं है, ये फेयर ही कार्य है। आपको जब भी भाग देना है तो यहाँ पर भाग देने का काम करना है और हम भाग में क्या लाने वाले हैं वो वहां पर से शो करना है। तो हमको क्या करना है, x - 3 में हमको मल्टीप्लाई करना है। किस चीज का मल्टीप्लाई करना है वो हमको प्रश्न में ही मिलेगा। चलिए देखिए हमारे प्रश्न में और इसमें क्या अंतर है ये देख लेते हैं। जो प्रश्न है जिसमें हम भाग दे रहे हैं, जिसको हमको भाग देना है वो द्विघात है और 3 पद वाला बहुपद है। यहाँ पर जिससे हमको भाग देना है वो जो x है वो 1 घात वाला है, मतलब यहाँ पर की घात से ये घात कम है और ये 2 पद का है। तो हमको भाग देने में यही ध्यान देना है हमेशा कि जो पहला वाला पद है वो हमेशा 0 हो जाए। वो 0 कब होगा, जैसे 2 है, 2 लड्डू था, दोनों लड्डू मैंने खा लिया, खत्म, कुछ नहीं है, 0 हो गया। सेम वैसी कंडीशन यहाँ पर कौन है, सबसे पहला पद x का वर्ग। x के वर्ग में अगर हम ऋण x का वर्ग ऐड कर दें, ऋण x के वर्गों को ऐड करना है तो x का वर्ग और ऋण x का वर्ग कैंसिल हो जाएगा, हो गया 0। तो हमको क्या करना है, इस x को x का वर्ग कैसे बनाए। तो अगर मैं यहाँ x से गुणा कर दूं तो देखिए हल करके क्या आता है, यहाँ पर यहीं पे गुणा कीजिए, x का x से गुणा कर दिए, ये x का वर्ग। अब बच्चे क्या आप लोग क्या करते हैं, ये x का वर्ग मिल गया तुरंत यहाँ लिख देते हैं, बल्कि वहां पर अभी एक पद आना और बाकी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 पद वाला बहुपद है। x का x से गुणा किए तो x का वर्ग आया और x का 3 से गुणा किए तो 3x आया और धन और ऋण का गुणा होके आ गया ऋण। मतलब हमने जब x से गुणा किया तो 2 पद मिला। वो दोनों पदों को लिखिए, x के वर्ग के नीचे x का वर्ग और x के पद के नीचे x का पद। और हमने कितने बार में भाग दिया है, x बार में। ये आपने गुणा करके ले आया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, चिन्ह को बदलना है। तो ये x के वर्ग के सामने धन है तो ये हो गया ऋण, ये ऋण है तो ये हो गया धन। अब देखिए ये x के वर्ग के सामने धन, इस x के वर्ग का ऋण, ये हो गया कैंसिल, हो गया 0। अब 5 में है ऋण का चिन्ह, 3 में है धन का चिन्ह। हमको गोला वाले चिन्ह को देखना है, अब न कि ये वाले चिन्ह को। तो 5 ऋण 3 में धन, तो ये हो गया घट गया, आपको आंसर मिला 2x।
यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है? 2। तो यहाँ पर जो धन 3 बच गया उसको वापस उतारिए। यहाँ तक समझ में आया है आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? हमको पहले पद को 0 करना है। तो यहाँ पर पहला पद आपका क्या है? ऋण 2x। तो हमको फिर से ऋण 2x लाना है। क्यों? क्योंकि घटाने में जो क्या होता है, भाग में क्या होता है, घटाना पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पर हमारे पास x का वर्ग था, हमने सेम टू सेम x का वर्ग लाया। क्यों? क्योंकि घटाने पर उसका चिन्ह बदल जाता है। तो हमको लाना कितना है? -2x लाना है। तो अब इस x - 3 में आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। x - 3 में पहले वाले पद में ऋण 2 लाना है। तो भाई सीधी सी बात है, अब क्या कर देंगे? ऋण 2 का गुणा कर देंगे। ऋण 2 में x का गुणा किए तो ये आ गया ऋण 2x। ऋण और ऋण हो गया धन, 3 दूनी हो गया 6। ये दोनों चीज को साथ साथ x के नीचे x वाला पद, अंक के नीचे अंक वाला पद सेम टू सेम लिखा है हमने। तो अब जब हम इसको घटाते हैं तो ये जो नीचे वाली संख्या है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो ऋण का हो जाता है धन, धन का हो जाता है ऋण। चिन्ह बदलना मतलब जो चिन्ह है उसका अपोजिट लिखना है। तो ये वाले का ऋण 2x और ये वाले का धन 2x। ऋण 2x और धन 2x कैंसिल हो गया। अब 3 में धन का चिन्ह है, 6 में ऋण का। तो 6 में 3 घटाएंगे 3 बचेगा, 6 बड़ा है, 6 में ऋण का चिन्ह है तो आंसर आएगा ऋण 3। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर चर वाला बहुपद है x। अब यहाँ पर x नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पर x की घात 1 है और यहाँ पर x की घात 0 दिख रही है। मतलब अब घात छोटी आ रही है, तो अब हमको यहाँ पर भाग नहीं देना है। तो यहाँ पर फाइनली, हाँ, यहाँ पर हमने क्या लिखा था? ऋण 2। तो हमारे पास आंसर क्या आया? हमको प्रश्न में पूछा था शेषफल ज्ञात कीजिए, तो शेषफल हमारे पास आया ऋण 3। कई बार पूछ देता है भागफल बताइए, तो हम भागफल भी लिख के दिखा देंगे कि हमारा भागफल क्या आया है। तो भागफल बराबर कितना आया हमारा? x - 2। ये हमारे पूछे गए प्रश्न का क्या हुआ? आंसर हुआ। इस प्रकार से आपने देखा कि किसी एक 2 पद वाले बहुपद से 3 पद वाले बहुपद को कैसे भाग दिया जाना है। तो ऐसा आपको करना है, जैसे मैंने स्टेप बताया। जो गुणा करना है उसको साइड में करिए, ये रफ कार्य में नहीं आता है। ऐसा करने से आपको सुविधा होती है कि आपने कौन से पद को कहां पर और कैसे गुणा करके चिन्हों के साथ यहाँ लिखना है। ये गलत नहीं है, कोई भी टीचर इसको नहीं काटेगा, जबकि ये आपकी सहूलियत के लिए, साथ ही आपको सही अंक देने में मदद करेगा। अब इसके साथ साथ अब हम अगले पाठ की ओर जाते हैं। अगला पाठ है हमारा बहुपद के बाद दूसरा पाठ आता है दो चर का रैखिक समीकरण। दो चर के रैखिक समीकरण में एक प्रश्न मैंने लेके रखा हुआ है, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। हल हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। पहले मैं इस प्रश्न के ऊपर चर्चा करके आपको अन्य 2 हल के बारे में भी बताने वाली हूँ। समीकरण निकाय हमारे पास दिया हुआ है x - ky = 2, 3x + 3y = -5। हमको इस प्रश्न को हल करना है। तो प्रश्न को हल करने का क्या तरीका है? तो हम क्या करेंगे, समीकरण निकाय का मानक रूप लिख लेते हैं। समीकरण निकाय का मानक रूप। पहले वाला समीकरण a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। पेयर दिया हुआ है तो हम इसको पेयर में समीकरण 1 नाम देंगे और इसको पेयर में समीकरण 2 नाम देंगे। सेम काम करना है कि समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर चलिए तुलना करते हैं। पहला समीकरण a1x, इसके पहले में x के सामने कुछ नहीं है, मतलब a1 का मान कितना है? 1। जस्ट नीचे देखिए, ये दूसरा समीकरण x, इसके सामने 3 है, ये है 2, मतलब a2 का मान है 3। सेम वैसी b1 और b2 लिख लेंगे और उसी प्रकार c1 और c2 लिख लेंगे। हर पहली लाइन में 1 1 1 वैल्यू मिलेगी और दूसरे वाले में 2 की वैल्यू। y का गुणांक b1 होता है, पहले वाले में y का गुणांक -k है तो b1 का मान -k आ गया। दूसरे वाले में y का मान y के सामने b2 है, यहाँ पर 2 है तो b2 का मान आ गया 2। c1 2 है और c2 -5 है। ये तुलना करना आ गया आपको। तुलना करने के बाद हमारे पास प्रश्न में क्या बोला था? समीकरण निकाय का मान ऐसा ज्ञात कीजिए के लिए कि अद्वितीय हल प्राप्त हो। तो समीकरण निकाय की अद्वितीय हल होने का शर्त लिख रही हूं मैं यहाँ पर। अद्वितीय हल की शर्त होती है
A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। आपने वैल्यू निकाल के रख लिया है, उस वैल्यू को आपको यहाँ पर पुटअप करना है। A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 3 बराबर नहीं है B1 की वैल्यू -k और B2 की वैल्यू 2। तो यहाँ पर आपको तिर्यक गुणा करना है। इस प्रकार से आप तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 इंटू हो गया 2 और -k इंटू हो गया 3, या इस 3 को इधर ना ले जाइए यहाँ पर, क्योंकि हमको k की वैल्यू निकालना है तो 3 को 3 की जगह पे ही रहने दीजिए। तो -k मैंने चिन्ह में क्या लिखा है, बराबर नहीं है 2/3 के। और थोड़ा सा सुधार के हम इसको जब लिखेंगे तो k में ऋणात्मक चिन्ह है तो उसको हम थोड़ा ऐसे बदल लेते हैं, और ऋणात्मक चिन्ह या रहने दीजिए, -k हम जगह बदल रहे हैं, ऋण के को इधर बराबर नहीं है 2/3। फिर हम अगली बार में के बराबर नहीं है, ऋण का पक्षांतर कर रहे हैं, ऋण को उस पार भेज रहे हैं, तो इस प्रकार से के का मान क्या आ रहा है, ऋण 2/3, जो कि के मान के बराबर नहीं है। मतलब के बराबर नहीं है ऋण 2/3। इसका मतलब ये है कि दिए हुए समीकरण निकाय में के का मान ऋण 2/3 नहीं होना चाहिए। तब की स्थिति में दिए हुए समीकरण निकाय का कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब प्रश्न शुरू होने से पहले कहा था, समीकरण निकाय के 3 हल होते हैं। कौन कौन से हल होते हैं, 3 हल होते हैं। पहला हल होता है आपका अद्वितीय, जो मैंने आपको अभी बताया। अद्वितीय हल की शर्त होती है A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। उसके बाद दूसरी शर्त होती है हमारी दूसरी शर्त होती है हमारी अंततः अनेक हल। अंततः अनेक हल की शर्त होती है A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2 के। ये अंततः अनेक हल की शर्त हुई। उसके साथ साथ तीसरी शर्त होती है कोई भी हल नहीं होगा, ये तीसरी शर्त है। इस शर्त की कंडीशन होती है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो ये तीनों शर्त आपको याद होने चाहिए। ये तीनों शर्त जब आपको याद होगा तो आप, जैसे मैंने आपको अभी इस प्रश्न को हल करके बताया अद्वितीय हल के लिए, तो अगर यही प्रश्न आ जाता अंततः अनेक हल के लिए, तो कंडीशन करना क्या है, पहले तुलना करना है, A1 B1 C1 की वैल्यू निकालना है, A2 B2 C2 की वैल्यू निकालना है। कंडीशन याद होने पर कि अंततः अनेक हल की कंडीशन होती है A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2 की। इस तरह से वैल्यू रखकर एक अननोन राशि की वैल्यू हमको मिल जाएगी और वो ये शो करेगा कि राशि कौन सी है, कौन सा हल देगा, अंततः अनेक हल। सेम टू सेम कोई भी हल नहीं है की शर्त होती है। तो इस प्रकार से आप ये तीनों शर्त को याद रखेंगे तो इस पाठ से पूछे गए प्रश्न की संभावना बनती है। तो आपको इस प्रकार से प्रश्नों को शर्त के हिसाब से याद करते हुए हल करके आंसर लाना है, और इसी प्रकार आप इस पर निरंतर अभ्यास करते रहिए। इसी के साथ अलविदा बच्चों, थैंक यू।